एकदम बिंदास हो, एकदम दिल लगा के पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, दिल लगा के पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, जान लगा दो। 2024 नीट एग्जाम के लिए बिल्कुल दिल से, मन से, कह रहे तन, मन और धन की तो क्या ही जरूरत है, तन और मन लगा दो, धन खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ। तो धन की चिंता ना करें, केवल तन और मन लगाएं, बाकी सब प्रभु देंगे, बाकी सब ये ऊपर वाले देंगे, बाकी परवरदिगार देंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। पहले भी बता चुका हूं इस चैप्टर से, अभी इधर रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब पहले तो 1 या 2 सवाल पूछे जाते थे, 2 सवाल मतलब ऑन एवरेज होते थे। पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद से इस चैप्टर से 4 सवाल से 6 सवाल, मतलब कभी 6 सवाल भी आए हुए हैं। तो अब इस चैप्टर की वेटेज बढ़ चुकी है, इसलिए आपको इस चैप्टर में अपना कोई भी कंसेप्ट वीक नहीं रखना है, एकदम अपने आप को स्ट्रांग बना लेना है कंसेप्चुअली। तो आज के इस लेक्चर में जो आज हम बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं, जैसे कि पीसीआर के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जीन एम्प्लीफिकेशन का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उसको डिस्कस करेंगे। बायो रिएक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम फॉरेन जीन का जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। जो बड़ी बड़ी टैंक्स होती हैं, उन टैंक्स में जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, चावल पकाना है तो प्रेशर कुकर में हमें चावल पकाना है, दाल बनानी है तो सिंपल मेथड है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, वही प्रेशर कुकर वाला आइडिया दिमाग में लेकर के चलेंगे, सब कुछ उसमें डाल दिया, दाल बनानी है तो उसमें जो रिक्वायर्ड चीजें डाल दिया और उसे कुकर को बंद कर दिया, सीटियां लगा दी, कुछ देर में पक के तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुकर को खाली कर लेना है ना। तो ऐसा ही कुछ काम करेंगे, ऐसा ही कुछ सिस्टम डेवलप होता है जहां पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। कहीं ऐसे प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं जहां पे हम उस प्रेशर कुकर से एक तरफ से तो हम प्रेशर कुकर में मटेरियल को उबाल रहे हैं, गर्म कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, पका ले रहे हैं, और एक साइड से बना हुआ मटेरियल बाहर निकालते जा रहे हैं और फ्रेश मटेरियल डालते जा रहे हैं। पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज, और पीवाईक्यूज भी डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की शुरुआत होगी पीसीआर टेक्निक के साथ और प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के साथ साथ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब ये लास्ट चैप्टर होगा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का, लास्ट टॉपिक होगा आज का, लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का। उसके बाद हम एप्लीकेशन में एंटर कर जाएंगे, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल बेस्ड पॉइंट्स वहां पे डिस्कस होंगे। तो आज का पॉइंट थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, अंडरस्टैंडिंग का है कि आप इस चैप्टर को कितना समझ पाए हो। उसके बाद हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे आज की क्लास में, वो हम डिस्कस करेंगे। यहीं लिख देता हूं, या आज के खेला में पीवाईक्यूज भी होंगे। ठीक है जी। तो देखें यार, यहां से अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जो सोर्स डीएनए है, जो सोर्स सेल है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सोर्स सेल से पहले निकाला जाएगा। सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं सोर्स सेल में से, डीएनए को सबसे पहले इस सोर्स सेल में जो डीएनए छिपा हुआ है, कह रहे इसी में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसी में कहीं पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें इस सोर्स सेल के डीएनए में से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है। लेकिन सबसे पहले हम इसे सोर्स सेल से उसके खुद के डीएनए को बाहर निकालेंगे। ये जो सोर्स सेल का डीएनए है, जिस डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसे बाहर निकालते हैं। जब उसे बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसे ट्रीट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। मतलब नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रीटेड विद आरई। ये आरई वो वाली आरई नहीं है, 100 वाली आरई नहीं है, काम लेकिन वैसा ही है। आरई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कट करती है स्पेसिफिक लोकेशंस पे, पहले इन रोम्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर उसे स्पेसिफिक लोकेशन से कट करती है और डीएनए के सेवरल फ्रैगमेंट्स जनरेट कर देती है। और उसी में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और अब नंबर आता है हमारे पीसीआर टेक्निक का, जिसे हम कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन, जहां पे बहुत लिमिटेड टाइम्स में, फ्यू आवर्स में, कुछ ही घंटों में हमें बिलियंस ऑफ द कॉपी मिल जानी है, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन मौजूद होगा। बिलियंस कॉपीज का फॉर्मेशन हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो हमारी जो पीसीआर टेक्निक है, इस पीसीआर टेक्निक को जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये। चेन रिएक्शन का मतलब आप जानते हो, एक के बाद एक रिपीटेड इवेंट्स यहां पे कराई जाती है। चेन में है, एक दूसरे से जुड़ी हुई श्रृंखलाएं हैं, एक के बाद एक रिपीटेड इवेंट्स हो रही हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहां पे कराई जा रही है। इस चेन रिएक्शन में कंटिन्यूअसली हम एक डीएनए की मल्टीपल कॉपी, जेरॉक्स कॉपीज बना लेते हैं। इसे हम जीन एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डीएनए एम्प्लीफिकेशन या जीन एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। एम्प्लीफायर का काम कर रहा है ये, इसे कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। एक सिंगल डीएनए की बिलियंस ऑफ द कॉपी ऑब्टेन करना इज नोन एज जीन एम्प्लीफिकेशन, टू गेट द बिलियंस ऑफ द कॉपीज, कुछ ही घंटों में। और इस सपने को पूरा कर दिखाया गया। ये सपना पूरा किया हमारे लिए कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने। कैरी मुलिस ने इस सपने को पूरा कर दिखाया क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जिसे टैक डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, जो वेरी हाई टेंपरेचर पे, बहुत ही हाई टेंपरेचर पे डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर देता है। नॉर्मली जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मली किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेंपरेचर चाहिए होता है 40 से 50 डिग्री का। 40-50 डिग्री पे आकर के बायोलॉजिकल प्रोटीन जो होती है इनएक्टिवेट हो जाती है, एंजाइम्स धीरे-धीरे 50 डिग्री के ऊपर जाने के बाद डीनेचर्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन नेचर होता है उनका, और प्रोटीन नेचर होने की वजह से हाई टेंपरेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते। यूजुअली ये चीज आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। यूजुअली जो एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं, एंजाइम्स व्हिच आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, यूजुअली द एंजाइम्स व्हिच आर प्रोटीनेशियस इन नेचर आर डीनेचर्ड एट हाई टेंपरेचर। कौन से टेंपरेचर पे? हाई टेंपरेचर पे डीनेचर हो जाते हैं। मतलब above 50 डिग्री सेल्सियस अगर आप देखोगे, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। लेकिन कैरी मुलिस ने ऐसे एंजाइम से डिस्कवर किए जो थर्मोस्टेबल एंजाइम से, बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर करने के लिए कैरी मुलिस ने डेवलप किया, कैरी मुलिस नाम के व्यक्ति ने डिस्कवर किया हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज फॉर पीसीआर, हीट स्टेबल, जिसे हम थर्मोस्टेबल कहते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी हुई। एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो हाई टेंपरेचर टॉलरेंस रखता था, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम है TAQ डीएनए पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर ने जो नाम लिखा है टैक डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब क्या होता है? तो आप देखोगे दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका जो सोर्स था, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सोर्स से इसे ऑब्टेन किया जिसका नाम था थर्मस। मतलब यहाँ टेंपरेचर, यहाँ पे जो टैक में टी आया है वो इसी थर्मस से आया है बच्चों, और ये थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरियम था।
थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरिया था, उसी थर्मस एक्वाटिकस में AQ टर्म जो आया है, AQ टैक TAQ, T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वाटिकस उसकी स्पीशीज है। तो जनरा और स्पीशीज में से पहला लेटर लिया जनरा का और पहले दो लेटर लिए स्पीशीज के, उसी से नाम बना दिया डीएनए पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज। तो इसी तरीके से टैक डीएनए पॉलीमरेज नाम के थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है पीसीआर टेक्निक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि नॉर्मली जो डीएनए होते थे, नॉर्मली जो टेंपरेचर था, नॉर्मली जो एंजाइम एक्टिविटी थी, वो हाई टेंपरेचर आते ही एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता था, मतलब डीएनए के पॉलीमराइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो पॉलीमराइज करे तो कैसे करे? तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हमने डीएनए को हाई टेंपरेचर पे डीनेचर कर दिया और कोई ऐसा एंजाइम खोज लिया जो उसे हाई टेंपरेचर पे पॉलीमराइज करने में हेल्प करेगा, तो उससे हमारी ये डिस्कवरी, उससे हमारा जो प्रोसेस होगा बिलियंस ऑफ द कॉपीज ऑफ डीएनए बनाने का, वो सपना हमारा पूरा हो जाएगा। बिलियंस कॉपीज विद इन फ्यू आवर्स, नॉट इन डेज, नॉट इन मंथ्स। ना तो हमें दिनों की जरूरत है, ना मंथ्स की जरूरत है, केवल कुछ घंटों में हमें बिलियंस ऑफ द कॉपीज मिल जाएंगी एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल की। तो याद रखेंगे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं वो थर्मोलेबाइल होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, हाई टेंपरेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं थर्मोलेबाइल। हाई टेंपरेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, उन्हें थर्मोलेबाइल कहते हैं। और जो हाई टेंपरेचर पे इनएक्टिव नहीं होते वो है थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो पीसीआर टेक्निक में, पीसीआर में हम करते क्या है, याद रखेंगे। फॉर पीसीआर देयर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। उसमें से सबसे पहला स्टेप होता है बेटा जी, वो सबसे पहला स्टेप होता है जिसे कहते हैं हाई टेंपरेचर पे, हाई टेंपरेचर देकर के डीएनए का डीनेचुरेशन कर दिया जाएगा, डीनेचुरेशन कर दिया जाएगा, डीनेचर कर दिया जाएगा। दूसरा प्रोसेस होता है प्राइमर्स ऐड करने का, एनीलिंग करने का, एनीलिंग की जाएगी। और तीसरा स्टेप होगा पॉलीमराइजेशन का, जिसे चेन एक्सटेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी डीनेचर के लिए। हम डीएनए को एक्सपोज करेंगे। डीएनए जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जिसके पास जो डीएनए है जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है, उस डीएनए को हम, डीएनए इज एक्सपोज्ड, डीएनए का एक्सपोजर कराया जाएगा। डीएनए इज एक्सपोज्ड टू हाई टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर पे डीएनए को एक्सपोज कराया जाएगा, यूजुअली एट 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए को एक्सपोज कराया जाएगा। और जैसे ही एक्सपोज कराया जाएगा, डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनका सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो पहला स्टेप है हाई टेंपरेचर पे डीएनए के बीच में जो स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ने का प्रोसेस, उसे कहते हैं डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप है अनीलिंग, अनील करना। अनील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन ऑफ प्राइमर्स। क्या करना पड़ेगा? एडिशन ऑफ प्राइमर्स। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल उठेगा, प्राइमर क्या होता है भाई? प्राइमर क्या होता है? ये सर ने एक नया टर्म क्या ऐड कर दिया, प्राइमर। तो आप याद रखेंगे प्राइमर्स जो होते हैं इस प्रोसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? ओलिगो मतलब छोटे, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उनके दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री ये प्राइमर्स होते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस होंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ओरिजिनल स्ट्रैंड के। मतलब ये मान लो ओरिजिनल स्ट्रैंड में एक है तो क्या इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये रहा प्राइमर, जो इससे आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये है प्राइमर, ये छोटा कह रहे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट है जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक एंड पे 3 प्राइम OH वाले एंड पे चिपकाया जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिंक से। अभी डायग्राम से भी बताऊंगा। तो प्राइमर क्या है? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं जो ओरिजिनल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो इससे आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। 3 प्राइम OH एंड पे ही जुड़ते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये होते हैं प्राइमर्स। यहाँ पे हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स में जो हम न्यूक्लियोटाइड्स यूज कर रहे हैं ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो मतलब छोटे, फ्यू सेगमेंट्स वाले। तो हम सेकंड स्टेप करते हैं एनीलिंग, एडिशन ऑफ प्राइमर। और इस एनीलिंग के लिए जो टेंपरेचर होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे एनीलिंग की जाती है। इसे 3 प्राइम OH एंड पे इसे चिपकाया जाता है, एनीलिंग की जाती है। और लास्ट में आता है एक्सटेंशन का प्रोसेस, मतलब जब एनील कर देते हैं इसे तो अब इसे चिपकाया जाता है, इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन स्टेप। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन या चेन पॉलीमराइजेशन। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है टैक डीएनए पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। एक एंजाइम जो हाई टेंपरेचर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जिसे कहते हैं, और इसको एक्टिवेट करने के लिए Mg2+ आयंस की जरूरत पड़ती है, Mg2+ आयंस की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी सोर्स के फॉर्म में DNTPs की जरूरत पड़ती है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स। दिस प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी सोर्स की तरह यूज किए जाते हैं। Mg2+ आयंस यूज किया जाता है, टैक डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, और ऐसे में चेन का पॉलीमराइजेशन होता है एट 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेप 72 डिग्री सेल्सियस पे आप देखो डीएनए पॉलीमरेज हाई टेंपरेचर पर एक्टिव है। नॉर्मली 50 डिग्री के ऊपर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। ये एंजाइम हमने जिसे थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, ये बैक्टीरिया बहुत हाई टेंपरेचर पे टॉलरेंस कर सकता है, 100 से भी ज्यादा टेंपरेचर पे रह सकता है। ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाया जाता है, इसे थर्मोएसिडोफाइल्स भी कहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स याद करें, ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेंपरेचर पर टॉलरेट कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने इसे वहीं से ऑब्टेन किया, देखा इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसा क्या खास है जिससे ये अपने डीएनए को हाई टेंपरेचर पे रेप्लिकेट कर पा रहा है। तो उसमें उन्हें एंजाइम मिला टैक डीएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम को लाकर के पीसीआर में यूज किया गया ताकि हम हाई टेंपरेचर पे डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर सके, एंजाइम डीनेचर नहीं होगा और डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाएंगी बहुत कम टाइम में, बिलियंस ऑफ द कॉपीज, ताकि हम उस बिलियंस ऑफ द कॉपीज से बिलियंस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोटीन का ऑब्टेन कर सके और उसी प्रोटीन से लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट को कमर्शियल पर्पस से यूज कर सके और रोकड़ा कमा सके। समझ आई बात? कमर्शियल बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए बिलियंस ऑफ द कॉपीज यहां बनेगी, तब बिलियंस ऑफ द प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे।
तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पीसीआर। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। नीट के लिए आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे बच्चों। चित्र से मैं आपको इसको समझाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको चित्र से भी समझाऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये कहानी है क्या, आखिर ये कहानी है क्या। ये देखें, ये मान लें कोई ओरिजिनल डीएनए है, इसी डीएनए में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट छिपेला हुआ है, इसी डीएनए में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या हमने सपोज करो जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया, या कोई ऐसा डीएनए जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उस डीएनए को यहां लेकर के आ गए। इस डीएनए का एक एंड जो है ये है 5 प्राइम एंड, और इसे मैं कह रहा हूं 3 प्राइम एंड, इसे कह रहा हूं 5 प्राइम एंटी पैरेलल होते हैं दोनों स्ट्रैंड। तो ये इधर से रीड कर रहे हैं, ये इधर से रीड कर रहे हैं, ये हमारे पास डीएनए, ये है हमारे पास वो डीएनए जिसकी हमें फोटोकॉपी करनी है, जेरॉक्स करनी है। ठीक है, कैसे होता है प्रोसेस, मैंने कहा सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है इसका डीनेचुरेशन करना। क्या किया जाएगा, डीनेचुरेशन किया जाएगा। और हम सब जानते हैं डीनेचुरेशन करने का मतलब, डीनेचर करने का मतलब एट हाई टेंपरेचर 94 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर जब इस डीएनए को एक्सपोज किया जाएगा, तो ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होंगे, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे, ये हाई टेंपरेचर पे क्या हो जाएंगे, ये जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हाई टेंपरेचर इनसे बर्दाश्त नहीं होगा और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड से टूट जाएंगे, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, इनको एक दूसरे से जुदा कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, डीनेचुरेशन हुआ, डीएनए का जो स्ट्रैंड था, जो डबल स्ट्रैंड था, वो अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है। ये डीएनए के 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम जो एंटी पैरेलल रन करता है डीएनए में, आपको पता ही है। अब देखो सेकंड स्टेप पे आते हैं, अगर तो हम सभी जानते हैं सेकंड स्टेप होता है अनिल को बुलाया जाएगा, अनिल कपूर आएंगे और ये अनिलिंग करेंगे, अनिल कपूर यहां अनिल करेंगे, और अनिल करने का मतलब होता है कि यहां पे जोड़ा जाएगा प्राइमर। यहाँ पे 3 प्राइम OH एंड पे हमने एक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट ऐड कर दिया, 3 प्राइम एंड पे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा फ्रेगमेंट ऐड कर दिया, जो 3 प्राइम OH एंड पे ऐड किया जाता है, इसे कहते हैं एडिशन ऑफ प्राइमर्स। ये देखें 3 प्राइम OH के अपोजिट साइड पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लगा दिया, छोटे छोटे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसे प्राइमर कहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसे कह रहे हैं एडिशन ऑफ प्राइमर। क्या कह रहे हैं, एडिशन ऑफ प्राइमर। ये रहा प्राइमर, प्राइमर है, ये प्राइमर को चिपका दिया यहाँ पे 3 प्राइम OH एंड पे, तो ये प्राइमर को हमने इधर से इस पे चिपका दिया है, अनिलिंग कर दी है। और अनिलिंग का टेम्परेचर होना चाहिए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमने चिपका दिया। और अब चिपकाने के बाद हम इसे और खेला खेलेंगे, बहुत परेशान करेंगे, परेशान करके रख देंगे इसको। ये देखो पहला स्टेप कंप्लीट, डीनेचुरेशन, उसके बाद अनिल कर लिया, और अनिल के बाद पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, जरा देखो, देखो कैसे होगा पॉलीमराइजेशन। ये रहा हमारा डीएनए, ये रहा हमारा डीएनए, ये रहा हमारा डीएनए, कौन है ये दोनों है डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का ये, और ये अलग हो चुका था। प्राइमर हमने दोनों तरफ से चिपका दिया था, यहाँ प्राइमर लगाया था एक, और एक प्राइमर हमने यहाँ लगाया था 3 प्राइम OH एंड पे। और अब चेन का पॉलीमराइजेशन होगा, चेन पॉलीमराइज करेगी, चेन इधर से और चेन इधर से, दोनों साइड से चेन का पॉलीमराइजेशन होगा, चेन इधर ग्रो करेगी, चेन इधर ग्रो करेगी, दोनों साइड में चेन का पॉलीमराइजेशन होगा, और चेन ये नए सीक्वेंस को सिंथेसाइज करेगी। ये देखो न्यू चेन विल बी सिंथेसाइज्ड। ये था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमने 3 प्राइम OH पे प्राइमर लगाया था, वो ग्रो करेगा 5 to 3, ये ग्रो करेगा 5 to 3, ये था 5 to 3। तो डायरेक्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन में आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। 5 to 3 ग्रो करेगा, क्योंकि हमने इसको लगाया था 3 प्राइम OH के अपोजिट साइड में लगाया, तो इसकी ग्रोथ किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इस वाले प्राइमर की ग्रोथ कहां होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो क्या ये पॉलीमराइजेशन स्टेप है। पॉलीमराइजेशन अगर कंप्लीट हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास वही पेरेंट डीएनए का, हमारे पास वही पेरेंट डीएनए का 2 कॉपी तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये देखें पेरेंट डीएनए की ओरिजिनल कॉपी का हमने जेरॉक्स तैयार कर लिया, पेरेंट डीएनए की ओरिजिनल कॉपी का जेरॉक्स तैयार कर लिया। तीसरा स्टेप कौन सा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां हमने पॉलीमराइजेशन किया उसे चेन एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं, चेन एक्सटेंशन, चेन एक्सटेंशन या इसी को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन होने के लिए कम से कम कुछ जो खास चीजें रिक्वायर्ड हैं वो है टैक डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज, टैक TAQ, टैक डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा Mg2+ आयंस, कौन सा आयन, Mg2+ आयोनस, Mg2+ आयंस हो जाएंगे, टैक डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। और एनर्जी सोर्स कौन होगा, मैंने आपको बताया उसके लिए डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आ जाएंगे एनर्जी सोर्स। तो इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी हमें, 2 आइडेंटिकल कॉपीज मिल जाएगी, 2 कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डीएनए, 2 कॉपीज ऑफ ओरिजिनल, जो पेरेंट डीएनए था उस ओरिजिनल डीएनए की 2 कॉपी तैयार हो जाएगी। एम्प्लीफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, इसे कहते हैं हम एम्प्लीफिकेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका मल्टीपल रोल है। मतलब आप देखो कितने कम टाइम में आपको 2 कॉपी मिल गई। इसी तरीके से आपको जितनी कॉपी करनी पड़ेगी 2 to the power n नंबर्स में आप साइकिल्स को रिपीट करोगे, 2 to the power n नंबर ऑफ साइकिल्स आप रिपीट करोगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स। तो कितनी साइकिल्स होंगी, 2, मतलब नंबर ऑफ साइकिल n इज इक्वल टू 1, तो 2 डीएनए मिल जाएगा। नंबर ऑफ साइकिल अगर 10 होगी तो आप सोच के देखो, एक साइकिल थी तो 2 डीएनए, 2 साइकिल होगी तो 4 डीएनए, अगर 3 साइकिल होगी तो 8 डीएनए, 8 से 16 डीएनए, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024। तो ये 10 साइकिल्स में 1024, उतना फिर रिपीट करोगे, 10 और कर दोगे तो और मल्टीपल्स, 10 और कर दोगे, लगभग 30 साइकिल्स हम इसे रिपीट करेंगे। दिस साइकिल इज रिपीटेड फॉर नॉर्मली 30 टाइम्स, और इससे हमें बिलियंस ऑफ द कॉपीज मिल जाती है। इसका बहुत सारा इस्तेमाल है, डिजीज की डायग्नोसिस करना हो वहां पे PCR यूज की जाती है। कैंसर के डिटेक्शन या नॉर्मल सेल में कोई म्यूटेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए, पेरेंट्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में हमें किसी डीएनए को एम्प्लीफाई करना है, नंबर ऑफ कॉपीज हमें ज्यादा से ज्यादा बनानी, उसमें यूज की जाती है। मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज से लेकर के पेरेंट के डिस्प्यूट तक की कहानी को हम इसी से सॉल्व करते हैं। और डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी हमें कई सारे तरीके हम ढूंढ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है जो हमें डिजीज की डायग्नोसिस ही नहीं, डिजीज के ट्रीटमेंट में भी जीन थेरेपी के थ्रू मदद कर रहा है। लेकिन अगर केवल PCR की बात करें तो PCR एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज, HIV डिटेक्शन में भी यूज किया जाता है। मैं आपको बता दूं,
हमने पढ़ा भी था एचआईवी डिटेक्शन के लिए, एड्स के डिटेक्शन के लिए एलाइजा इज वेरी कॉमन टेक्निक, उसे कंफर्म किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग करके, लेकिन पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज कर रहे हैं एचआईवी के डिटेक्शन में। तो सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल से स्टेप्स हैं पीसीआर के। अगर आप इसको एनसीईआरटी के पॉइंट से कंपेयर करोगे, एनसीईआरटी की लाइनों से रीडिंग करोगे तो आपको मिल जाएंगे, फटाफट से आप देखें। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन, एक सिंगल जीन या डीएनए की जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाती है सिंथेसाइज इन विट्रो, ग्लास में लैब में कर रहे हैं हम यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर। एक 5 प्राइम 3 प्राइम इस एंड पे लगाया जाता है और दूसरा यहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम लगाया जाता है। तो प्राइमर्स, दो सेट ऑफ प्राइमर, एक सेट यहां यूज होता है, एक सेट यहां, टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टू सेट्स ऑफ प्राइमर। क्वेश्चन फिर उठता है कि होते क्या है, तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंसेस व्हिच आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द रीजंस ऑफ डीएनए। डीएनए के कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं और एंजाइम चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट। क्या करता है वो एंजाइम जो होता है, इस डीएनए का टेम्पलेट यूज करके, ओरिजिनल डीएनए का टेम्पलेट यूज करके इसके फर्दर इसके कॉम्प्लीमेंट्री चेन की सिंथेसिस करता है, इसे पॉलीमराइज करता है। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज की मदद से हमने इसका पॉलीमराइजेशन कर लिया है। ये टेक्निक हमारे पास अब अवेलेबल हो चुकी है। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, जितना आपको चाहिए उतने टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रॉक्सिमेटली बिलियंस टाइम्स, 1 बिलियन ऑफ द कॉपीज कैन बी प्रिपेयर्ड। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस। कभी-कभी ये भी पूछा जा सकता है कि थर्मस एक्वाटिकस जिसकी बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, क्या है? तो थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है जो बहुत हाई टेंपरेचर टॉलरेंस रखता है। इस बैक्टीरिया की इसी एबिलिटी को साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया और उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया डीएनए पॉलीमरेज जो हाई टेंपरेचर टॉलरेंस रखता है और डीएनए को पॉलीमराइज करता है, व्हिच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग वेरी हाई टेंपरेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या करता है, जो कि ऐसा डीएनए बहुत हाई टेंपरेचर पे डीनेचर किया है, उस डीएनए को भी पॉलीमराइज करने की इसकी नेचुरल एबिलिटी होती है। तो द एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए, डिजायर्ड डीएनए कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। इसके बाद इसे किसी वेक्टर से जोड़ सकते हैं क्लोनिंग करने के पर्पस से। तो हमने पॉलीमराइज कर लिया है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है जी। डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो चुका है, पीसीआर कंप्लीट हो चुकी है। अगला स्टेप जो होता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। कह रहे पीसीआर सिंपलीफाई करने के बाद ये तो एक और स्टेप आप जा सकते हो जो एनसीईआरटी में गिवन भी है। आप क्या करते हो, जब हमारे पास बिलियंस ऑफ द कॉपीज इस डीएनए की मौजूद हो जाती है, हम इसे किसी स्पेसिफिक वेक्टर से इसे जोड़ देते हैं। हम इसे किसी आइडियल, किसी बेहतरीन, किसी ब्यूटीफुल, किसी खूबसूरत वेक्टर के साथ इसका नाता कर देते हैं और इन दोनों का नाता करके इस डीएनए को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसे जीओआई लिख रहा हूं मैं, और इसे मैं लिख रहा हूं वेक्टर डीएनए। क्या लिख रहा हूं, ये वेक्टर डीएनए है। इन दोनों की दोस्ती कराई जाती है और फिर इस वेक्टर डीएनए को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसे कन्वर्ट कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। हमारे पास अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया, इसके साथ लाइगेट कर दिया है डीएनए लाइगेज की मदद से, ये बन चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसे हमने बना लिया है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें फिर, ये तो आपको याद ही होगा, बताया था, इसे अलाउ किया जाता है ट्रांसफर करने का किसी सूटेबल होस्ट सेल के अंदर। ये कोई सूटेबल होस्ट सेल है, ये कॉम्पिटेंट सेल है, इसे हम कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। इस कॉम्पिटेंट होस्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके। आपने बहुत सारे मेथड भी पढ़े थे, चाहे वो हीट शॉक हो, चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन हो, हीट शॉक हो, या फिर जीन गन मेथड हो, मतलब प्लांट सेल है तो उसके लिए बायोलिस्टिक्स है, जीन गन का काम किया जाता है, बुलेट्स फायर की जाती है, या फिर एनिमल सेल है तो उसके लिए माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कहानी कुल मिला के सिंपल है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है। नॉर्मली किसी बैक्टीरियल सेल की अभी हम बात कर रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड हीट शॉक मेथड, ये बहुत ही कॉमन मेथड होते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम इस डीएनए को उस होस्ट सेल में, जो टारगेटेड होस्ट सेल होती है, उस टारगेटेड होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं इस डीएनए को। ये डीएनए अपनी फर्दर कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, ये यहाँ पे कॉपीज बनाना शुरू कर देता है और इसे फिर यही कॉपीज अपनी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर करनी है। ये मल्टीप्लाई करेगा, सेम कॉपी को ये अपने प्रोजेनी में भी ट्रांसफर करेगा और उसी के साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी हो जाएगा। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा बेटा जी, ये भी तो क्लोन करेगा। तो अब कह रहे हैं कि हमने इसे कॉम्पिटेंट सेल में, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो सेल हमें दिखाई दे रही है, ये जो टारगेट सेल हमें दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट सेल। कौन सी सेल है ये, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेंट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने ट्रांसफर कर दिया, तो हमें प्रोडक्ट चाहिए ना, हम क्या करेंगे, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये सारा खेल हमने पढ़ा हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उसको अलग कर देंगे, एंड ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इस ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो टाइप्स होंगे, एक होगा जो रिकॉम्बिनेंट होगा, एक होगा जो रिकॉम्बिनेंट होगा, उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और दूसरा होगा जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट कर लिया, हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट, हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट। तो ये रिकॉम्बिनेंट जो हमें चाहिए, हमें इसी से प्रोडक्ट लेना है, इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, और अब इन्हीं रिकॉम्बिनेंट्स को ट्रांसफर किया जाएगा फैक्ट्री में। इन्हें ट्रांसफर करेंगे फैक्ट्री में, काहे ट्रांसफर करेंगे, जब फैक्ट्री में ट्रांसफर करोगे तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा बाबू। तो देखो अगला स्टेप है यही रिकॉम्बिनेंट जो है, इससे हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनानी है। तो टू ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, नाउ वी हैव टू गो फॉर द फैक्ट्री। हमें अब जाना पड़ेगा फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में यूज करना पड़ेगा यूज ऑफ कंटेनर्स, जिन्हें कहते हैं बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या होता है बायोरिएक्टर, जहां बायोलॉजिकल रिएक्शन कराई जाती है, जहां कैटालिसिस का प्रोसेस कराया जाएगा, जहां से प्रोडक्ट आइसोलेट किया जाएगा। ये देखो ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जब होस्ट सेल में उसे ट्रांसफर करोगे तो अब क्या है, होस्ट सेल मान लो अगर कोई बैक्टीरिया, इफ अ होस्ट सेल इज बैक्टीरियम, तो बैक्टीरिया को क्या चाहिए बेटा, बैक्टीरिया को क्या चाहिए, बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड इन अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम। बैक्टीरिया को चाहिए खाना, उसे चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम। उस रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए, पीएच चाहिए, उसे चाहिए टेम्परेचर, उसे चाहिए पीएच। ये सब कुछ, वो भी कैसा, ये सब कुछ चाहिए ऑप्टिमम कंडीशन, स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाएगा, O2 अवेलेबिलिटी कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी, O2 अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, ऑक्सीजन उसको उपलब्ध होगा, वेस्ट रिमूवल सिस्टम होगा,
वेस्ट रिमूवल सिस्टम होगा, टेम्परेचर मेंटेनिंग सिस्टम होगा, वेस्ट रिमूवल होगा और उस सिस्टम में प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट आउटलेट होगी, प्रोडक्ट आउटलेट होगी। तो अब इसके लिए हम उसे कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। लार्ज स्केल पर उसे प्रोडक्ट चाहिए तो इंडस्ट्रियल स्केल ट्रांसफर इसको कहा जाता है। सबसे पहले लेबोरेटरी स्केल, लेबोरेटरी मतलब लैब में हमने एक्सपेरिमेंट करके रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया तैयार कर लिया। आप ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले लेबोरेटरी स्केल में लैब के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया तैयार कर लिया। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा उसको चेक करने के लिए हम उसको पायलट प्लांट पे ले जाते हैं। पायलट प्लांट वो जगह होती है जहां पे बड़े-बड़े फ्लास्क होते हैं, बड़े-बड़े फ्लास्क में उन्हीं बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया जाता है, खाने पीने की चीज मुहैया कराई जाती है, फिर चेक किया जाता है उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे ट्रांसफर करने से पहले इसे हम लैब स्केल पे, लेबोरेटरी स्केल पे ये चेक कर लेते हैं। फाइनली यहां से किसी इंडस्ट्री में उसे ले जाया जाता है जहां पे इंडस्ट्री में बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं, बड़े-बड़े कंटेनर्स में इनसे हमें प्रोडक्ट लिया जाता है। मतलब जैसे डेयरी इंडस्ट्री होती है, डेयरी में खूब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन मिल्क का कराया जाता है, उसी तरह से बैक्टीरिया को प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल स्केल पे ट्रांसफर करते हैं। उस इंडस्ट्री में जो रिएक्टर्स होते हैं, बायो रिएक्टर जिन्हें कहते हैं, इनकी कैपेसिटी हमारे नीड पे डिपेंड करती है। इनकी रेंज होती है लगभग 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर के कंटेनर्स होते हैं। तो ये कैपेसिटी हम अपने हिसाब से जिस टाइप का स्केल, जिस टाइप की इंडस्ट्री होगी, ट्रांसफर करने के लिए हम उसे इंडस्ट्रियल स्केल पे फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम जो बायो रिएक्टर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक की हो सकती है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो इसमें क्या करते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम जो था ना, उस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम जिसे हेटेरोलॉगस होस्ट कहते हैं, किसी और का डीएनए लिया उस बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके उसे हेटेरोलॉगस होस्ट, उस होस्ट को यूज करके हम प्रोडक्शन कराएंगे। बड़े बड़े कंटेनर यूज करेंगे, इसके लिए हम इसे कहते हैं कल्चर। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया का कल्चर, जो नॉर्मली आप बॉटनी में पढ़ते भी होंगे, बैक्टीरियल कल्चर। अगर आप बात करते हो बैक्टीरियल कल्चर की, अगर हम बैक्टीरियल कल्चर की बात करते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल दे रहा हूं, ये थोड़ा सा हजम करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इसमें से आधी बातें लिखी हुई हैं। एक होता है जिसे कहते हैं कंटीन्यूअस कल्चर, एक होता है कंटीन्यूअस कल्चर, और एक होता है जिसे कहते हैं बैच कल्चर। क्या कहते हैं, बैच कल्चर। दो तरीके का कल्चर होता है, कंटीन्यूअस कल्चर और बैच कल्चर। बैचेस का मतलब जैसे एक बैच एक्स, फिर दूसरा बैच वाई, फिर तीसरा बैच जेड। जैसे क्लास 11 का एक अलग बैच बनाया जाता है, क्लास 12 के बच्चों का अलग बैच बनता है, और रिपीटेड जो हमारे बढ़िया रैंकर वाले बच्चे जो हमारे यकीनियंस होते हैं, इनके लिए अलग बैच बनाया जाता है। तो ये बैच में डिवाइड करने का जो सेंस है वो क्या है, यार इन सब के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, इनका थॉट, इनके समझने की, इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है अलग अलग होती है। इसलिए हम अलग अलग बैच में डिवाइड करके इनको पढ़ाते हैं। सेम चीज पढ़ा रहे हैं लेकिन अलग अलग बैचेस में पढ़ा रहे हैं। तो बैच का मतलब हुआ कि एक बार प्रोसेस शुरू होगा, बैच का कमरा बंद हो जाएगा, दूसरा कोई बच्चा एंटर नहीं कर सकता। जब ये बैच खत्म होगा तभी दूसरे बैच की पढ़ाई शुरू होगी। तो क्या इनका टाइम अलग है, 4 बजे से 6 बजे तक इनका टाइम अलग है, और इनका टाइम अलग है, इनका टाइम अलग है, इनका कह रहे हैं 9 से 11 है। तो कह रहे अलग अलग बैचेस में प्रोड्यूस कराया जाएगा। एक कंटेनर जैसे प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर को बंद कर दिया, एक बार उसको चावल साफ कर लिया, चावल निकाल लिया, फिर उसमें दाल डाली, फिर दाल को पकाया अलग अलग। अगर चावल पक रही है तो उसमें दाल को नहीं पका रहे, दाल पक रही है तो सब्जी नहीं पका रहे उसी कुकर में, कुकर को पहले खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं बैच कल्चर, जो कि एक बार कंटेनर स्टार्ट कर दिया जाए। बैच कल्चर क्या कहता है, कहता है वंस द प्रोसेस स्टार्टेड, वंस द प्रोसेस स्टार्ट इट विल बी, या ऐसे लिख सकते हैं, नो एडिशनल न्यूट्रिएंट कैन बी एडेड, नो एडिशनल मटेरियल कैन बी एडेड टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो इसका मतलब हमें इंतजार करना पड़ेगा, एक बार प्रोडक्ट बन जाए, फिर टैंक को साफ किया जाए, फिर नया मसाला ऐड किया जाए, नया न्यूट्रिएंट ऐड किया जाए, फिर बैक्टीरिया ऐड किया जाए, फिर प्रोडक्ट निकाला जाए। तो ऐसे करके हमें इसे बार बार बैच में डिवाइड करना पड़ता है, चैम्बर को बंद करना पड़ रहा है। मतलब इससे हम ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ऐड नहीं कर पा रहे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ऐड नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम कंटीन्यूअस कल्चर की बात करते हैं तो एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार चल रहा होता है, इसमें द न्यूट्रिएंट्स कैन बी एडेड, न्यूट्रिएंट्स एंड बैक्टीरिया, जो होस्ट सेल है जिसे इनोक्यूलम कहते हैं, इनोक्यूलम कैन बी एडेड। इनोक्यूलम मतलब जो बैक्टीरियल सेल है, जो होस्ट सेल है, जो हेटेरोलॉगस होस्ट सेल है, होस्ट बैक्टीरियम कैन बी एडेड, कह रहे ड्यूरिंग द प्रोसेस, कह रहे ऑपरेशनल टाइम पे भी हम बीच बीच में न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं। कुछ अमाउंट एक बार ऐड करी, फिर जब प्रोडक्ट बनने लगा तो हमने फिर और ऐड करी। मतलब ये ऐसा प्रोसेस जो कंटीन्यूअस चलता रहता है, न्यूट्रिएंट एक तरफ से ऐड होता जाता है, प्रोडक्ट एक तरफ से बनता जा रहा है। मतलब एक तरफ से न्यूट्रिएंट का इनलेट एक तरफ से हो रहा है, जैसे आटा चक्की अगर आपने देखी होगी, आटे चक्की में कैसे आटे डालते हैं, कह रहे उसमें गेहूं इधर से डाला जाता है, कंटीन्यूअस चल रहा है, किसी एक से इंसान का गेहूं इधर से मशीन में डाला जाता है, इसकी पिसाई की जाती है, और फिर दूसरे तरफ से आउटलेट निकाल लिया जाता है, इधर से इसका प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है। मतलब दोनों तरफ से ये ओपन होता है, इसीलिए कंटीन्यूअस कल्चर को हम एक ओपन सिस्टम भी कहते हैं। कंटीन्यूअस कल्चर एक ओपन सिस्टम होता है, और बैच कल्चर जो होता है क्लोज्ड सिस्टम होता है। अगर हम कंटीन्यूअस कल्चर कर रहे हैं तो एक तरफ से न्यूट्रिएंट इनलेट अगर हम एक्स का डाल रहे हैं तो उसके बाद हम वाई का इनलेट डाल सकते हैं, जेड का इनलेट डाल सकते हैं, अलग अलग कह रहे हैं इन सबको कंटीन्यूअसली। पहले एक्स का मटेरियल निकल गया, उसको सेपरेट कर लिया, उसी टाइम हमने वाई को डाल दिया, वाई का सेपरेट कर लिया, जेड को डाल दिया, जेड का सेपरेट कर लिया। मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें एंट्री एंड एग्जिट कंटीन्यूअस चल रही है। इससे क्या होता है, हम ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट काफी देर तक बना सकते हैं। तो ये क्या करता है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेंटेन कर पाता है, बैक्टीरिया की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मेंटेन कर पाता है, लॉग फेज में बैक्टीरिया को हमेशा मेंटेन कर पाता है, और बैक्टीरियल ग्रोथ को ये इंश्योर करता है कि हमेशा बढ़ती रहे, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट। क्योंकि एक बार इधर देखो, अगर यहाँ पे हमने देखो कंटेनर एक तरफ से हमने बंद कर दिया, एक बार में हमने न्यूट्रिएंट इसमें ऐड कर दिया, कंटेनर बंद कर दिया, तो एक टाइम के बाद जब न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज होने लगेगी तो यहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। मतलब हमने इसको क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया ना बेटा, हमने क्या किया है, इस कंटेनर को बंद कर दिया। अब कह रहे हैं न्यूट्रिएंट की अगर कमी होगी तो बैक्टीरिया की डेथ शुरू हो जाएगी, बैक्टीरिया मरने लगेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगा, और इसमें डर्टी कंटेंट बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे क्या किया हमने कंटीन्यूअस बैक्टीरिया को ऐड करना जारी रखा। उधर से बैक्टीरिया अगर मान लो सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो एक्स्ट्रा यहाँ से बैक्टीरिया ऐड करते हैं, जो प्रोसेस को हमेशा कंटिन्यू रखेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं स्टॉप होगा, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए ओपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को खूब सारे, कह रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ को लॉग फेज में मेंटेन करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन रखने के लिए, हमेशा ग्रोइंग फेज में मेंटेन रखने के लिए
एक लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज जो कि फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज कही जाती है, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज कही जाती है, इसे इंश्योर करता है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। तो आप ध्यान रखेंगे हम क्या कर रहे हैं, हमने बैक्टीरियल कॉलोनी तैयार कर ली है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हमारे पास बन चुके हैं, हम चाहते हैं उस बैक्टीरिया से ढेर सारा प्रोडक्ट लें। अब हमारी जरूरत अगर 100 लीटर की है या उससे लेकर के 100 से 1000 लीटर की है, उस बेस पे हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े बड़े कंटेनर्स बनाते हैं, उन कंटेनर्स में न्यूट्रिएंट मीडियम ट्रांसफर कर देते हैं और कंटिन्यूअस कल्चर्स का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है क्योंकि उससे उसकी मदद से हम कंटिन्यूअस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और बैक्टीरिया का लार्ज नंबर वहां पे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उसे सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम बीच में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक बार बंद कर देंगे तो फिर एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी ऐड नहीं हो सकती, जब तक कि वो कंटेनर पूरा खाली करके हमने निकाल लिया, नेक्स्ट टाइम में ही हम कोई चीज ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे दो तरह के कल्चर सिस्टम। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन सा कल्चर यूज करते हैं, ज्यादातर हम कंटिन्यूअस कल्चर यूज करते हैं, करने को यूज दोनों किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर कौन करता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कौन करता है, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज को मेंटेन करने के लिए कौन यूज किया जाता है, तो बताओगे कंटिन्यूअस कल्चर। ये एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए इसको बताना जरूरी था। अब करें जो कंटिन्यूअस कल्चर हम यूज करते हैं बेटा जी, इसमें जो हम बायोरिएक्टर की बात कर रहे हैं, अगर बायोरिएक्टर का कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मान लो वैसे तो नहीं आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बायोरिएक्टर दिखता कैसा है, तो आप बताओगे वैसे तो दो तरह के टैंक होते हैं, एक होता है नॉर्मली, एक होता है नॉर्मल सिंपल, एक होता है टाइप ऑफ। अगर हम बायोरिएक्टर की बात करते हैं, टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर के टाइप की बात करें तो एक होता है जिसे कहते हैं हम, एक जिसे कहते हैं सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और दूसरा होता है स्पाज्ड टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल ये भी होता है बट यहाँ पे स्पाज्ड टैंक बायोरिएक्टर टर्म यूज किया जाता है। तो दो तरह के होते हैं, सिंपल स्टर्ड टैंक और दूसरा स्पार्ज टैंक होते हैं। जो स्पार्ज टैंक होता है इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा ट्यूब लगी होती है, स्पार्जर जिसे कहते हैं। स्पार्ज टैंक का मतलब स्पार्जर लगा होता है, अ ट्यूब विद मेनी होल्स, ध्यान से सुनेंगे, अ ट्यूब विद मेनी होल्स, इसमें बहुत सारे होल्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। तो अ ट्यूब विद मेनी होल्स इज कॉल्ड स्पार्जर, इसे स्पार्जर कहा जाता है। और ये स्पार्जर जो होता है ये इसमें इसलिए ऐड किया जाता है सो दैट टू मेंटेन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन एक्सेस, अवेलेबिलिटी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। बबल्स कह रहे हैं, एयर बबल्स बनाता है ये स्पार्जर, होल्स होते हैं ना, तो ये एयर के बबल्स बनाता है, एयर के बबल्स में एरेशन करते हैं, खूब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहती है। तो स्पार्ज टैंक में एक्स्ट्रा चीज है स्पार्जर, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम रहता है। सिंपल स्टर्ड टैंक का डायग्राम एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो होती है, आप देखोगे कि सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर किन चीजों का बना है, मैं आपको एक डायग्राम से बना करके दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखो, एक मान लो ये है आपका बायोरिएक्टर, ये है हमारा बायोरिएक्टर। इस बायोरिएक्टर में दोनों एंड्स आपको दिखेंगे, ये सिलिंड्रिकल वेसल्स होती हैं जो दोनों एंड से कर्व्ड होती है, कर्व्ड होती है ताकि कॉर्नर्स पे, कोने पे कहीं भी इंप्योरिटी जमा ना हो। जो कुछ भी मटेरियल यहाँ पे आएगा वो सारा का सारा नीचे चला जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा, कहीं कॉर्नर पे इकट्ठे होने की जगह नहीं है। सिलिंड्रिकल इसीलिए इसको बनाया जाता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब विद कर्व्ड बेस बनाया जाता है। तो ये सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है बायोरिएक्टर। इस बायोरिएक्टर के सबसे ऊपर यहाँ लगा हुआ है एक मोटर गॉज, इसे कहते हैं। ये मोटर ही है जो कंट्रोल करती है इसके अंदर मिक्सिंग ऑफ मटेरियल को। तो ये लगी हुई है मोटर गॉज। क्या लगी है बेटा जी, ये लगी है मोटर गॉज। ये देखो, ये लगा दिया हमने, मोटर गॉज लगा दिया है। क्या लगा दिया है भाई, यहाँ पे हमने लगा दिया है मोटर गॉज, ये लगाया मोटर गॉज। क्या लगा दिया है बाबू, ये लगा दिया मोटर गॉज। यहां लगा दिया हमने टेम्परेचर कंट्रोलिंग यूनिट। क्या लगा दी, यहां लगा दी हमने टेम्परेचर सेंसर और टेम्परेचर कंट्रोलिंग यूनिट। यहां पे हमने सेंसर यूनिट भी लगा दिया और टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा आप सोचो, यार जब हम प्रोसेस शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का तो ऐसे में क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू होगी, मेटाबॉलिज्म शुरू होगा, मेटाबॉलिज्म शुरू होगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी और गर्म कर देगा ये वॉल को। इसके लिए इसकी वॉल को जैकेटेड तो बनाते ही हैं, ये देखो इसकी वॉल को तो हम जैकेटेड बनाते हैं ताकि गर्मी शर्मी जो हो वो उस गर्मी शर्मी को बर्दाश्त कर सके। ये है जैकेटेड वॉल। कैसी वॉल है ये है जैकेटेड वॉल। इसकी वॉल में जैकेट लगी हुई है, एक्स्ट्रा जैकेट लगी होती है। इसकी वॉल को क्या करती है, ठंडा रखती है, गर्म होने नहीं देती ज्यादा। लेकिन फिर भी अगर गर्मी बढ़ जाए, हाई गर्मी हो जाए, तो उस हाई गर्मी को ये मेंटेन करने वाली जो यूनिट होती है, ये जो मेंटेन करने वाली यूनिट होती है, यहाँ टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर एंड कंट्रोलिंग यूनिट यहाँ पे लगी हुई है ये। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट इनलेट लगा हुआ है, ये है न्यूट्रिएंट इनपुट के लिए, इधर से हम न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, इधर से हम ऐड करते हैं बैक्टीरिया। वो जो बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट के लिए हम लेकर के आए हैं, उस बैक्टीरिया को इधर से ऐड किया जाता है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो बैक्टीरिया इधर से ऐड किया, ये बैक्टीरिया के इनलेट की है। प्रोडक्ट बनने के बाद जहां से प्रोडक्ट का आउटलेट होता है वो यहाँ लगा हुआ है, ये है प्रोडक्ट आउटलेट का मशीन, ये एग्जिट का है। यहाँ पे ऑक्सीजन कंट्रोल करने का ऑक्सीजन मॉनिटर लगा हुआ है, ये है आपका पीएच कंट्रोलिंग यूनिट। कौन सी यूनिट है ये है पीएच कंट्रोलिंग यूनिट, पीएच सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम कह रहे हैं पीएच सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग यूनिट। यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ द मटेरियल, अगर यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इधर से तो कह रहे हैं उसको यहाँ से एक्सेस मटेरियल का आउटलेट बना हुआ है। स्टेराइल एयर की एंट्री इधर से होती है, हम यहाँ माइक्रोब फ्री एयर की इनलेट डालते हैं, एयर ताकि ऑक्सीजन मेंटेन रहे। तो ये सारी चीजें इसमें ऐड किया है। इसके अलावा और भी बहुत बेहतरीन सी चीजें हैं, मतलब कुल मिलाकर के कहानी ये है कि कुछ नहीं है, कंसेप्ट बहुत ईजी है। ये लगा है हमारा फ्लैट ब्लेड इंपेलर, ये है पंखा चलेगा मतलब मोटर चलेगा, तो ये ब्लेड जो लगी है इसमें, ये पंखे घूमने लगेंगे, ये पत्तियां घूमने लगेंगी और इन्हीं पत्तियों के घूमने से इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मिक्स होने लगते हैं। तो बड़ा ही आसान सा चित्र है, मैं भी लेबलिंग कर देता हूं सारे पॉइंट्स की, आप देख लो। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये है फ्लैट ब्लेड इंपेलर, ये फैंस लगे हुए हैं, कह रहे ये मोटर ऑन किया जाएगा, ये इंपेलर घूमने लगेगा, मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। इसके अंदर न्यूट्रिएंट ऑलरेडी भरे पड़े हैं, इसके अंदर यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, इनोक्यूलम है, बैक्टीरिया है, खाने पीने का पूरा सामान है, पीएच इसका कंट्रोल्ड है, यानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए इसके लिए ठंडा पानी इन किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए स्टेराइल एयर इन की जाती है, मतलब सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। कह रहे ये है टेम्परेचर कंट्रोलिंग, टेम्परेचर सेंसर एंड कूलिंग यूनिट है ये है टेम्परेचर सेंसर एंड कूलिंग यूनिट। ये है प्रोडक्ट आउटलेट, यहां से माइक्रो फ्री एयर, इसे कहते हैं स्टेराइल एयर की एंट्री, इधर से एयर की एंट्री हो रही है, ऑक्सीजन यहां से गुजरा है ताकि और कोई बैक्टीरिया माइक्रोब ना, इसलिए स्टेराइल एयर है, कंटामिनेशन फ्री है। ये मैंने लिखा पीएच कंट्रोलिंग यूनिट है, कौन है, पीएच कंट्रोल करने वाली यूनिट है। ये लगा है मोटर गॉज, क्या लगा है, ये लगा है मोटर गॉज है, ये मोटर गॉज है। ये है फ्लैट ब्लेड इंपेलर, फ्लैट ब्लेड
इम्पेलर यही वो है जिसकी मदद से हम इस चप्पू को चलाएंगे, इस फैन को चलाएंगे, मोटर को चलाएंगे तो न्यूट्रिएंट और सारा मटेरियल इसी से मिक्स होगा। तो ये न्यूट्रिएंट लाइन और इनोक्यूलम लाइन कौन है? ये इनोक्यूलम, बैक्टीरिया जहां से अंदर जाता है उसे इनोक्यूलम लाइन कहते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो ये है न्यूट्रिएंट लाइन। न्यूट्रिएंट लाइन के लिए न्यूट्रिएंट इनलेट है ये। और ये है एक्सेस वाटर को, वेस्ट को रिमूव करने के लिए मटेरियल। कह रहे हैं अगर पानी बहुत ज्यादा भर जाए कूल करने के लिए, तो हमने चारों तरफ पानी भर देते हैं इसकी वॉल में, अंदर नहीं पानी भरते, ध्यान रखेंगे। जैकेट में इसकी वॉल में ठंडा पानी भर देते हैं, इसकी वॉल में ठंडे पानी से इसको कूल करते हैं और एक्सेस मटेरियल यहां से एग्जिट हो जाता है। और एक्स्ट्रा चीज यहां पे जैसे वेस्ट जो इकट्ठा हो गया, कह रहे इस प्रोसेस के दौरान जो इस पे इंप्योरिटी इकट्ठी हो गई है उसको निकालने के लिए यहां पे फोम रिमूवर होता है। फोम रिमूवर होता है। तो आप देखोगे एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, मतलब इस पूरे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री में हो रहा है ये सारा प्रोसेस। मैंने कहा इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक हो सकती है। सब कुछ कंट्रोल्ड है, मतलब पीएच इसका कंट्रोल्ड है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, इसमें O2 की अमाउंट कंट्रोल्ड है, मतलब हर चीज ऑप्टिमली मेंटेन है। ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब हर वो चीज जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हो ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हर एक चीज मेंटेन की हुई है, टेम्परेचर से लेकर के वेस्ट रिमूवल यूनिट तक। और यहां देखो ये प्रोडक्ट आउटलेट लगी हुई है। जब प्रोडक्ट फाइनली बन जाता है तो इसी पार्ट से उस प्रोडक्ट को एग्जिट कर दिया जाता है, प्यूरिफाई कर लिया जाता है। लास्ट स्टेप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है जो कि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन है। बायोरिएक्टर में ये सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। अगर यही स्पार्ज टैंक होता तो एक्स्ट्रा उसमें क्या लगा होता? अगर यही स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर होता तो इसमें एक्स्ट्रा एक और यूनिट लगा दी जाती, इसमें एक्स्ट्रा ट्यूब लगा दी जाती है, एक्स्ट्रा एक एडिशनल एक ट्यूब लगा दी जाती है, एक ऐसी ट्यूब जिसे स्पार्जर कहते हैं। और स्पार्जर का मतलब एक ऐसी ट्यूब है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। ये होल्स जो होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के, एयर के बबल्स बनाने में हेल्प करते हैं। जितने बुलबुले उठेंगे उतनी ऑक्सीजन होगी, उतना ही सरफेस एरिया होगा। याद रखेंगे जो स्पार्जर होते हैं ये ऑक्सीजन के बुलबुले बनाते हैं, O2 की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। तो आप पूछोगे कि इसमें स्टर्ड का क्या मतलब? स्टर्ड मतलब मिक्सिंग करते रहना, सो दैट कि हर जगह न्यूट्रिएंट मिक्स होता रहे, ऑक्सीजन हर जगह पूरे मीडियम में हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो मटेरियल की, ऑक्सीजन से लेकर के न्यूट्रिएंट तक की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द सिस्टम होगी। ऐसा नहीं कि खाली यहीं एक जगह कचरा या वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, न्यूट्रिएंट कहीं कोने में इकट्ठा हो रहा है, ऑक्सीजन कहीं कोने में इकट्ठा, ऐसा नहीं। हर चीज पूरा मिक्स होकर के पूरे सिस्टम में एक साथ प्रेजेंट रहेगी। कंट्रोल्ड होगा सारा प्रोसेस, मॉनिटर किया जाएगा इसके टेम्परेचर, पीएच, हर चीज को, ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सके। किसी और बैक्टीरिया को हमें ग्रो नहीं करना, इसलिए एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो ना करे, इसलिए हम स्टेराइल एयर यहां से यूज करते हैं, कंटामिनेशन फ्री एयर यूज करते हैं, और तभी जाकर के हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में मैंने बताया था आपको, एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके फिनोटाइप को मॉडिफाई करना, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जिसे केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं वो मेंटेन करती है इस सिस्टम के अंदर प्रोसेस को, पीएच, टेम्परेचर कंट्रोल करके, केमिकल प्रोसेसिंग को मेंटेन करके, असेप्टिक एनवायरनमेंट या माइक्रोब फ्री एनवायरनमेंट को मेंटेन करके। तो एनसीईआरटी की लाइनों को भी यहां पर रट डालेंगे, हर लाइन को समझ डालेंगे कि क्या कहती है हमारी प्यारी एनसीईआरटी, जरा उसको देख ले। देखेंगे सबसे पहले, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, एलियन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में डाल दिया और फिर ट्रांसफर कर दिया किसी बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल सेल में, द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड। वो जो फॉरेन डीएनए हमने ट्रांसफर किया है वेक्टर के थ्रू, वो सेल में मल्टीप्लाई करेगा। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन, मतलब अल्टीमेटली हमारा टारगेट है उस डीएनए से प्रोटीन को बनाना। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। तो अल्टीमेट एम हमारा इसी प्रोटीन को ऑब्टेन करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सपोज इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाना था, तो हमारा एम वही इंसुलिन बनाना ही तो है बेटा। कैसे बनाया जाता है वही प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। यार हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस, मतलब इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है ये अपनी प्रोटीन को एक्सप्रेस करने की क्षमता को ना खोए, ये जरूर एक्सप्रेस करे। कह रहे द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशंस, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन इन होस्ट सेल्स इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेनी टेक्निकल डिटेल्स। हमें उस जीन का प्रोडक्ट लेने के लिए टेक्निकली साउंड होना होगा, हमें जानकारी होनी चाहिए हर चीज की। यार आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसीडर द प्रोड्यूसिंग इट ऑन लार्ज स्केल। कह रहे छोटे मोटे गली खोजे में नहीं बनाना, छोटे छोटे पुड़िया में पैक करना नहीं, बड़े स्केल पे बनाना है। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, हेल्थ के लिए, फूड के लिए तो बहुत बड़े स्केल पे इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस कराया जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? क्या जरूरत है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की? तो कह रहे एनी प्रोटीन एनकोडिंग, वो तो आप समझ सकते हो ना, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन। कह रहे बायोटेक्नोलॉजी खुद ही ऑफर करती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी एक ह्यूमन को तो ऐसा नहीं है इंसुलिन डेफिशिएंसी है भारत में या वर्ल्ड वाइड, ऐसा तो नहीं खाली एक इंसान को चाहिए उसके लिए प्रोडक्ट बना लिया जाए, खाली एक घर में चाहिए ऐसा तो है नहीं। कह ये तो लार्ज स्केल पे चाहिए। ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको किसी न किसी प्रॉब्लम या किसी न किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से गुजरना पड़ रहा है या देखना पड़ रहा है, उसका करेक्शन ही तो हमारी इस बायोटेक्नोलॉजी, हमारी बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करती है। फूड की कमी को, मेडिसिन की कमी को, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए तो हमने साइंस को इमर्ज किया है। इस साइंस में ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कह रही है। एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलॉगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसलिए मार्क किया इसको। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रोन ऑन स्मॉल स्केल, छोटे स्केल भी कर सकते हैं, या और ऑन द स्मॉल स्केल इन द लैबोरेटरी, और कह रहे दिस कल्चर में बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग टू यूज इन डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। द सेल्स कैन आल्सो मल्टीप्लाइड इन द कंटीन्यूअस कल्चर सिस्टम। मैंने कहा बैच कल्चर नहीं, कंटीन्यूअस कल्चर हम यूज करते हैं, वेयरइन यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड एंड फ्रेश मीडियम इज एडेड। एक तरफ से फ्रेश मीडियम ऐड हो रहा है, एक तरफ से हम जो ओल्ड मीडियम जो ऑब्टेन प्रोटीन उसे बाहर निकालते जा रहे हैं, टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज, जिसका नाम है लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस लार्ज बायोमास लीडिंग टू द हायर यील्ड ऑफ द प्रोटीन। क्यों चाहिए प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में, ये बताया। कह रहे किस तरीके से ऑब्टेन होती है, बायोरिएक्टर से ऑब्टेन होती है, इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑब्टेन होती है, कंटीन्यूअस कल्चर मीडियम के थ्रू ऑब्टेन होती है। कह रहे क्या करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटी। छोटे वॉल्यूम का लैब में एक छोटे से कप में, ग्लास में, फ्लास्क में बना रहे हैं तो वो बहुत कम अमाउंट में प्राप्त होगी। कह रहे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 से लेकर 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वाज रिक्वायर्ड। Thus, bioreactor can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific products, individual enzymes, etc., using microbial, plant, animal or human cells. A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimal growth conditions. जैसे मैंने बताया हर चीज ऑप्टिमम चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ट हो सके, वी मैक्स अचीव हो सके। याद करो हमने पढ़ा था एंजाइम वाले चैप्टर में कि जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, जैसे सपोज करो ये टेम्परेचर ऑप्टिमम है और इस पे रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो वी मैक्स है,
इस टेम्परेचर पर रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम है, यही तो हमें चाहिए। मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, या इनकी अमाउंट हमें खूब सारी अमाउंट मेंटेन करना है, ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है ताकि ज्यादा अमाउंट प्रोडक्ट बने। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर इज स्टर्ड टाइप। अ स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर इज यूजुअली सिलिंड्रिकल विद कर्व्ड बेस। कर्व्ड बेस, उसका बेस जो होता है वो कर्व्ड होता है। रीजन भी बताया मैंने क्यों कर्व्ड होता है, ताकि यहाँ पे कहीं भी इंप्योरिटी जमा ना होने पाए। टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो कुछ भी यहाँ पे होगा वो पूरा का पूरा मिक्स होता रहेगा, वो एक दूसरे से मिक्स होता रहेगा, कहीं एक जगह वो जमा नहीं होने पाएगा। द स्टरर फैसिलिटेट्स द मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द बायोरिएक्टर। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। द बायोरिएक्टर हैज एजिटेटर सिस्टम, मिक्सिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, टेंपरेचर कंट्रोल यूनिट होती है, पीएच कंट्रोल यूनिट होती है, सैंपलिंग पोर्ट्स होते हैं, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉल पीरियडिकली। टाइम टू टाइम हम उसमें से थोड़ा थोड़ा कंटेंट निकालते रहेंगे, उसको चेक करते रहेंगे, उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुरू हो गया है नहीं हुआ है, ये काम हम करते रहेंगे। सैंपलिंग पोर्ट इसीलिए उसमें ऐड की गई है। तो एक एजिटेटर सिस्टम है, मिक्सिंग सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, टेंपरेचर मेंटेनिंग सिस्टम, वेस्ट रिमूवल सिस्टम एंड सैंपलिंग पोर्ट की रिक्वायरमेंट भी है। और सैंपलिंग पोर्ट क्या करता है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर बाहर निकाल करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि वेदर आवर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुरू हो गया है या नहीं हो गया। और जैसे मैंने बताया, कंटीन्यूअस कल्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक तरफ से हम न्यूट्रिएंट और मटेरियल इनपुट करते हैं और दूसरी तरफ से प्रोडक्ट आउटलेट जाता रहता है। प्रोडक्ट उधर से निकलता जा रहा है, मटेरियल इधर से ऐड करते जा रहा है। इसकी वजह से एक कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रिएंट और बैक्टीरिया हमेशा मौजूद होता है उस सिस्टम के अंदर। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास चाहिए एक डिजायर्ड डीएनए जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हो। उस डीएनए को निकालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लेंगे, कैंची से काट लिया, कैंची से काट लिया और उसको हमने चिपका दिया गोंद से, गम से, डीएनए लाइगेज से, और फिर उसकी जेरॉक्स कॉपी करा ली, फोटोकॉपी करा ली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। पॉलीमराइज्ड डीएनए को अब होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल या ट्रांसफॉर्मेंट सेल बना लेंगे, और उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, पहले लैबोरेटरी स्केल पे, फिर उसको पायलट प्लांट पे, और फिर ले जाएंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो लैब से पायलट प्लांट, बड़े बड़े फ्लास्क होते हैं जिनके अंदर हम कल्चर मीडियम को तैयार करके उनको देखते हैं कि वेदर द प्रोडक्ट इज गोइंग ऑन, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके बाद हम उसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं जो 1000 लीटर तक की कैपेसिटी वाले होते हैं, जिसमें भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है, न्यूट्रिएंट और सब कुछ में सिस्टम मेंटेन किया जाता है, ऑप्टिमल कंडीशन मेंटेन की जाती है, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज मेंटेन की जाती है जिसे हम एक्सपोनेंशियल लॉग फेज कहते हैं, जो कि कंटीन्यूअस कल्चर सिस्टम में पॉसिबल है। और फाइनली प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाय द लास्ट स्टेप जिसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द लास्ट स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का लास्ट स्टेप होता है जिसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, व्हिच इज रिलेटेड, व्हिच इन्वॉल्व्स, व्हिच इंक्लूड्स जो प्रोडक्ट हमें मिला है, इंक्लूड्स द आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर। हमने प्रोडक्ट को आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया, आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्यूरिफाई देम, उसे प्यूरिफाई किया जाए, आइसोलेट किया जाए प्रोडक्ट्स को और उसे प्यूरिफाई किया जाए, एंड फाइनली रेडी फॉर कॉमर्शियल यूज। क्या किया जाए, रेडी, प्रिपेयर किया जाए फॉर द कॉमर्शियल यूज। तो कॉमर्शियल यूज के लिए प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके यूज के लिए रेडी करने का प्रोसेस है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का होना भी बहुत जरूरी होता है, याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलोंग विद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तो मैंडेटरी है, लेकिन इसके साथ साथ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी टेस्टिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। क्वालिटी टेस्टिंग या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। जिस टाइप का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ह्यूमन पे कंजम्पशन करने से पहले, ह्यूमन के ऊपर यूज करने से पहले उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, उसकी सेफ्टी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो सेफ नहीं है बॉडी के यूज के लिए, ह्यूमन के यूज के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सेफ नहीं है, तो वो प्रोडक्ट टॉक्सिक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, वो नुकसान भी कर सकता है, उससे कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, मतलब वो हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए क्वालिटी टेस्टिंग डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म पे यूज हो रहा है, ह्यूमन पे यूज हो रहा है, प्लांट पे यूज हो रहा है, बैक्टीरिया पे यूज हो रहा है। इसके पहले उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी की जाती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं और फिर उसे रेडी किया जाता है कमर्शियल पर्पस से उसे तैयार किया जाता है ताकि उसके ऊपर प्राइस लिखा जा सके, प्राइस टैगिंग की जा सके, कंपनी का ब्रांड नेम लगाया जा सके और उसके बाद फिर उसको अच्छे दाम पर मार्केट में बेचा जा सके और उससे पैसे भी कमाए जा सके। जो बेच रहा है उसे पैसे आ रहे हैं, जो उसे यूज कर रहा है उसको हेल्थ या फूड में बेनिफिट मिल रहा है। ये सारी बातें बायोटेक्नोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट का हिस्सा है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक लास्ट स्टेप है जिसमें हम प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और ऐड करते हैं एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। क्या करते हैं, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। अगर हम उसे प्रिजर्व कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के यूज के लिए तो प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स also done before it is used for commercial purpose, before it is consumed by human, उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर दिया जाता है। और साथ में मैंने कहा एडिशनल फैक्टर क्वालिटी टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, जहां क्वालिटी टेस्टिंग करके ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्वालिटी टेस्टिंग मैंडेटरी किसी ना किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप का यूज है इसका, इस बेस पे क्वालिटी टेस्टिंग वेरी कर सकती है। बट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लास्ट स्टेप है। और बेस्ड अपॉन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट स्टेप के बेस पे बाकी सबके जो अबव स्टेप्स है, पहले से 5 स्टेप जो पढ़े थे हमने, उन्हें हम कहते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसेस। तो आप इसको चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। बेस्ड अपॉन दिस लास्ट स्टेप जो हम बात कर रहे हैं, लास्ट स्टेप की, तो इस लास्ट स्टेप के बेस पे all the above या previous steps जो होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया भी था, previous steps are called upstream processing। तो उसके पहले जो हो रहा है वो है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो लास्ट में किया है उसे कह रहे हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और ये हो जाता है हमारा चैप्टर खल्लास। क्या हो जाता है, चैप्टर हो जाता है खल्लास। तो अब होते हैं हमारे पीवाईक्यू का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर का जो कंसेप्चुअल पार्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था वो आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा, आपको क्या क्या याद रखना है, बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो ईएफडी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्लासिकल को मिला करके मर्ज करके डेफिनेशन दी। दो मेन एस्पेक्ट्स हैं इसके, दो कोर टेक्निक्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है उसमें बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब और कैसे बनाया गया था, इसमें आपको स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर का नाम 1972 में आपने पढ़ा, इसके बारे में सैल्मोनेला टाइफी म्यूजियम के बारे में पढ़ा आपने, और उसका प्लाज्मिड उन्होंने यूज किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज किया और ट्रांसफर कर दिया इन द सेल जिसका नाम था ई कोलाई।
उसके बाद हम बात करते हैं टूल्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बात करी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है डीएनए लाइगेज जो बहुत इंपोर्टेंट है, जो ग्लू का काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सीजर का काम करता है, और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करी क्लीव डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने का प्रोसेस। क्लोनिंग वेक्टर्स बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड मोस्ट कॉमन है जो बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल हो या प्लांट सेल इनके लिए हम रिट्रोवायरसेस यूज करते हैं, या फिर हम कैंसर ग्रोथ कॉज करने वाले टीआई प्लाज्मिड को जिसे शटल वेक्टर कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में। ठीक, तो ये सारी बातें पढ़ी। फिर हमने पढ़े मेजर स्टेप जो बायोटेक्नोलॉजी में है। स्टेप नंबर 1 है डीएनए को आइसोलेट करना, स्टेप नंबर 2 है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रीट करना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके सेपरेट करना, फिर उसका पीसीआर करना, फिर उसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करना, फिर होस्ट सेल की मदद से उसे कॉम्पिटेंट होस्ट की मदद से उसे बायोरिएक्टर में ट्रांसफर करना और ढेर सारा प्रोडक्ट बनाना। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट स्टेप है, जिसके बाद प्रोडक्ट हम प्यूरिफाई कर लेते हैं और उसे रेडी करते हैं कमर्शियल पर्पस से यूज करने के लिए। प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर सकते हैं, अगर वो कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट जिसे लॉन्ग टर्म तक स्टोर करना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड की जाती है, क्वालिटी टेस्टिंग कंट्रोल की जाती है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखेंगे इसके क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको फटाफट से देखेंगे। क्या क्वेश्चन रहे होंगे, क्या कंसेप्ट रहा होगा, उनको देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या सही नहीं है, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स मिलते हैं, करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट इज कॉल्ड इल्यूशन, सही है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, सही है। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड, ये रॉन्ग है। आप रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, यहां पे आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो यहां आंसर जो बनेगा करेक्ट वो होगा फोर्थ ऑप्शन, जो कि रॉन्ग है, नॉट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड एज असर्शन, वन इज रीजन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज्ड फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए पीसीआर यूज किया जाता है, सही बात है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हो जाता है, बट रीजन करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट बट दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला सवाल पूछता है इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस डीएनए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो पैलिंड्रोम कौन है उसमें आप देख सकते हो, जो नाम दे रहा है इसमें आपको दिख मिलेगा GAATTC और उल्टा मिलेगा GAATTC, तो ये इधर 5 to 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। तो देखते हैं GAATTC इधर से है 5 to 3 और GAATTC इधर है 5 to 3, तो यही सही बनेगा, बाकी ऑप्शंस नहीं करेक्ट बनेंगे। आंसर बन जाएगा हमारा थर्ड, जो कि बेस्ट पैलिंड्रोम का एग्जांपल है। Restriction endonuclease recognize a specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence. Restriction endonuclease recognize a specific sequence to cut DNA known as a specific palindromic sequence. Very good, बहुत बढ़िया। Restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of palindromic sequence. तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। स्टेटमेंट 1 specific cut DNA known as palindromic nucleotide sequence and recognition restriction बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की ही लाइन है दोनों, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर हमारा बन जाएगा सेकंड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला सवाल पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट, दो से ज्यादा मतलब एक ही रिकॉग्निशन साइट हो तो बेटर हो। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सही है, मार्कर जीन होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिंगल साइट, तो ये तो सही लग रहा है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, तो इसका मतलब हमें बनाना पड़ेगा, रॉन्ग पूछा हुआ है तो आंसर हम बना लेंगे फर्स्ट ऑप्शन। कह रहे हैं मोर, टू और मोर रिकॉग्निशन साइट क्या करेगा, ये फ्रेगमेंट्स में कंफ्यूजन पैदा कर देगा, एक से ज्यादा फ्रेगमेंट्स कर देगा, जो कि हमारे प्रोसेस को और ज्यादा टफ बना देंगे। बाकी ऑप्शन तो ठीक लग रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व्स एम्प्लीफिकेशन अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल यूज्ड टू ट्रीट डिजीज इज नोन एज, तो आप जीन थेरेपी करोगे, जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है जेनेटिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, तो आंसर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहते हैं मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक बात है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का इस्तेमाल नहीं, टाइफीम्यूरियम को तो हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का हमने इस्तेमाल किया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, किया था, बिल्कुल किया था। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से हमने टीआई प्लाज्मिड लिया, जो कि क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज हो रहा है। बैसिलस thuringiensis बीटी जो होता है उसके पास क्राई प्रोटीन कोड करता है, वो थर्मस एक्वाटिका डीएनए पॉलीमर, अब जाकर के ठीक बनता है। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम 1 का 4 बनेगा, मतलब 1 का 4 सही होगा, 2 का 3 सही बनेगा, 3 का 1 सही बनेगा और 4 का 2 सही बनेगा, तो बेस्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ईटीबीआर ट्रीटमेंट फॉलोड बाय यूवी रेज, तो ईटीबीआर इन यूवी रेडिएशन, इथिडियम ब्रोमाइड, तो इंफ्रारेड नहीं होगा, एसिटोकार्बाइन नहीं होगा, एसिटोकार्बाइन नहीं होगा, तो आंसर जो बनाएंगे वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक, तो आप याद रखेंगे कॉपी नंबर के लिए हमारे पास ओरी साइट होती है जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है। आंसर ये पूरा एनसीईआरटी की ही लाइनों से सवाल पूछे गए, आप देखोगे कोविड वाले टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी से 6 सवाल पूछे गए थे इसी चैप्टर से, 6 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे, तो इसलिए चैप्टर अभी रिसेंट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और लाइनें केवल एनसीईआरटी की आपको फोकस करनी है, कांसेप्ट जो आपको नोट्स में पढ़ाए हैं उसको पढ़ करके एनसीईआरटी की लाइनों पे फोकस करना है। आंसर 1 विल बी करेक्ट, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1, तो भाई GAATTC और GAATTC, यानी जी रॉन्ग, GAATTC 5 to 3, GAATTC 5 to 3, तो ये 5 to 3 इधर, ये 5 to 3 इधर, सही हो जाएगा। ये GG है, रॉन्ग हो जाएगा, GG है, रॉन्ग हो जाएगा। इधर से CTT AAG, इधर क्या रहा है EcoR1, तो GAATTC ही करेगा ना, तो ओनली फोर्थ विल बी करेक्ट, ओनली फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, GAATTC। अगला सवाल, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रेफरेंस में क्या रॉन्ग है, दे कट स्ट्रैंड्स एट पैलिंड्रोमिक साइट, ठीक बात, यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक बात, स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग दिस डीएनए लाइगेज, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक। तो अब देखो इसमें सारी ठीक लग रहे हैं, तो क्या करेंगे आप देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे इसको इस तरह के सवाल में हम कैसे आंसर कर पाएंगे, आप देखेंगे कह रहे रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पूछा है, दे कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट कर लेते हैं, अच्छी बात है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक बात है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शनली बाय फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इसमें 2 आंसर दिए गए थे इस साल में जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2 आंसर दिए गए थे। कुछ लोगों ने इसे कहा था कि डीएनए लाइगेज वाला जो फंक्शन प्रॉपर्टी है, यहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की जा रही है और यहां पे डीएनए लाइगेज की बात की जा रही है। भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम के पूछा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछा है ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है, कट करता है बस,
अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के फंक्शन से रिलेटेड जो अपोजिट जा रहा है, स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, तो लाइगेज का फंक्शन अलग होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अलग होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले एरिया में ही इसको भी लिखा हुआ है, इसलिए इसको कुछ लोगों ने सही मान लिया था। तो गलत किसको कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस होते हैं, उसमें दो तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एक होता है जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और एक होता है जिसे एक्सो कहते हैं। तो क्या सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज करें, हम सबको एंडोन्यूक्लियेज के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो एंडोन्यूक्लियेज क्या करती है, वो पैलिंड्रोम को आइडेंटिफाई करके क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है डीएनए के लेंथ को और फिर कट करती है स्पेसिफिक पॉइंट पे। उसमें एक्सोन्यूक्लियेज इस काम को नहीं करती, एक्सोन्यूक्लियेज पूरा का पूरा डीएनए एक किनारे से काटना शुरू कर देती है टर्मिनल एंड से। तो ये फंक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में नहीं आता। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर जो किया था वो 3rd किया था, कुछ लोगों ने इसका आंसर 4 किया था। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर जो किया था वो इस बेसिस पे किया गया था। लोगों ने जो आंसर किया फाइनली वो इस बेसिस पे किया। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो काम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का है। किसका है, एंडोन्यूक्लियेज का है। ये काम एंडोन्यूक्लियेज का है, इसलिए इसको लोगों ने ज्यादा प्रेफर किया था। लेकिन मैं अगर कहूंगा आपके लिए बेटर आंसर क्या होना चाहिए कि जब लाइगेज, जब आपसे पूछा जा रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें लाइगेज एंजाइम का फंक्शन उसको डिफाइन नहीं करता, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के फंक्शन को दूसरा एंजाइम डिफाइन नहीं करता। इसलिए बेस्ट जो रॉन्ग आंसर बनाना चाहिए वो मेरे हिसाब से 3rd बनाया जाना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन आप देखोगे किताबों में आंसर या कहीं इंटरनेट पे देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जगहों पर लोगों ने इसी 4th को आंसर दिया हुआ है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, कंसेप्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज का फंक्शन अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हम 3rd को बेटर आंसर कंसीडर करेंगे। अगला सवाल जो है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज दैट ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसी से आंसर आ जाएगा हिंदी सेकंड वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आंसर हम करेंगे 3rd ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। इन मिक्सचर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, जो मिक्सचर है उसमें डीएनए फ्रैगमेंट को हमें सेपरेट करना है तो बेस्ट तरीका है उसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए को हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फ्रैगमेंट जनरेट हुआ, फ्रैगमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लेंगे, आंसर सेकंड बना लेंगे। अगला सवाल है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। एंटीबायोटिक्स का यूज कहां होता है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट एलियन डीएनए, टू इंपार्ट डिजीजेस रेसिस्टेंट टू होस्ट प्लांट, टू सेलेक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर, टू कीप द। यहां देखो ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ये भी एक कंट्रोवर्शियल सवाल था, नीट वालों ने पूछा था, जिसमें लोगों ने कहा कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि वो माइक्रोब फ्री रहे, कैसा रहे, माइक्रोब फ्री एनवायरमेंट रहे, इसके लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है, इसलिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको सेलेक्टेबल मार्कर करके आंसर चले आए थे। तो सेलेक्टेबल मार्कर में हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज करते हैं बेटा, क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज नहीं करते। सेलेक्टेबल मार्कर में हम जीन यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो कराते हैं, लेकिन बायोरिएक्टर में एंटीबायोटिक या किसी प्रोसेस के दौरान अगर एंटीबायोटिक यूज की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं माइक्रोब को सप्रेस करने के लिए, जो अनडिजायरेबल माइक्रोब को सप्रेस करने के लिए, तो कीप द मीडियम अदर बैक्टीरिया से फ्री रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे किताब में देखोगे आंसर 3 मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट आंसर जो बनेगा वो 4th ऑप्शन बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स विच विद देयर यूजेस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, बायोरिएक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एलाइजा की बात करते हैं तो डिटेक्शन ऑफ द पैथोजन, और पीसीआर की बात करते हैं तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे पास ऑप्शन बनेंगे बेस्ट 1 का सेकंड बनेगा, 1 का सेकंड और सेकंड का 1 बनेगा, 1 का सेकंड बनेगा, सेकंड का 1 बनेगा, 1 का सेकंड बनेगा, सेकंड का 1 बनेगा, बहुत बड़ी बात है। 3rd का 4th बनेगा, 3rd का 4th बनेगा और 4th का 3rd बनेगा। तो आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा 1 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। स्पूलिंग क्या होती है, स्पूलिंग का मतलब होता है जो डीएनए है उसको निकालना है, स्पूल आउट करना है, मतलब ये जो डीएनए हमने कट कर लिया है उसे हम ग्लास रॉड की मदद से बाहर निकाल लेंगे, उसे इससे निकाल लिया जाएगा बाहर की तरफ। तो कटिंग ऑफ द बैंड इसे कहते हैं इल्यूशन, अगर उस जैसे काटने को इल्यूशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट इनटू मेम्ब्रेन रॉन्ग, कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, डीएनए जो हमने आइसोलेट किया इसको कलेक्ट करने को हम कहते हैं स्पूलिंग। तो आंसर हमारा जो होगा वो होगा 3rd ऑप्शन। फिर आता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पॉलीमरेज एंजाइम जॉइंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर डीएनए, ये तो रॉन्ग हो गया, पॉलीमरेज एंजाइम नहीं करता, लाइगेज करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड एंजाइम मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट ऑप्टिमम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक बात लग रही है ये तो। पीसीआर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन, रॉन्ग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन, रॉन्ग। मतलब यहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह पीसीआर होना चाहिए था और पीसीआर की जगह यहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होना चाहिए था, लेकिन सेकंड पॉइंट जो है वो करेक्ट लग रहा है। तो आंसर यहां पे आप लिख देंगे सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ देखो आप पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर दिए, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी थे क्वेश्चन में, इसलिए उनको भी बता दिया, आप ध्यान रखेंगे। जब पूछा जाएगा जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला क्वेश्चन था तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही आंसर होगा, लाइगेज जो है वो अलग एंजाइम हो जाता है, इसलिए उसका फंक्शन अलग है। लोगों ने जब आंसर किया था तो कुछ लोगों ने 4th वाला किया, कुछ लोगों ने 3 वाला किया था, तो अलग अलग व्यूज थे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं फिर उसे लाइगेज से चिपकाते हैं, तो ये लेकिन फंक्शन वाइज लाइगेज का फंक्शन है, इसलिए हम उसे करेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आपके लिए आज का होमवर्क है बेटा जी, वो एनसीईआरटी पर थोड़ी पढ़ डालें लाइन टू लाइन। और मैंने कहा इस चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसकी रीडिंग आपकी थोड़ा अलग टाइप से होनी चाहिए, करेक्ट तरीके से होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। डीपीपी आप सॉल्व करें, एनसीईआरटी पढ़े, कांसेप्ट समझने के लिए क्लास नोट्स आपके बहुत काम आएगी, और आपके लिए होमवर्क और भी पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं और एक्सरसाइज जो मॉड्यूल के हैं वो कंप्लीट कर लें। तो आज हमने जो टॉपिक्स मेजर डिस्कस किए उसमें क्लोनिंग वेक्टर्स, कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में हमने बात कर ली, प्रोसेसेस के बारे में कंप्लीट कर लिया है, और फिर यहीं पे हमारी क्लास जो होगी आज एंड हो जाएगी। चैप्टर भी एंड हो चुका है, क्लास भी एंड हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आप इसको एप्लीकेशन वाले पार्ट को आप डिस्कस करेंगे। जो पहला चैप्टर था वो था प्रोसेसेस, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खूब दिल लगा करके पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से निश्चित तौर पे आप दोनों चैप्टर अगर मिला देते हो तो कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन मिलने की संभावना है, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो 8 भी हो सकते हैं। मेरा एक गेस है कि ये 4 या 6 क्वेश्चन तो आने ही है, इसलिए आप दोनों चैप्टर्स के एग्जांपल्स या पॉइंट्स को अच्छे तरीके से जरूर पढ़ डालें। कहीं भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो तो आप उसको समझ डालें, क्लास नोट से देख डालें। तो आज यही विदा लेता हूं, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू बड़ो।